लेकर के, महमूद गवा को लेकर के इनके शासनकाल में कुछ बातें होती हैं, लेकिन इस वजह से यहां पर नहीं बताया कि महमूद गवा का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को अगर 2-3 लाइन की बातों में अगर समेट दिया जाए तो उसके साथ वास्तव में न्याय नहीं होगा। महमूद गवा का जो कैरेक्टर रहा है भाई, इतिहास में जब भी हम लोग विजयनगर की बात करते हैं, विजयनगर कितना समृद्धशाली और प्रमुख राजवंश रहा, और जब भी विजयनगर की बात आती है तो निश्चित रूप से बहमनी का नाम लिए बिना यह विजयनगर की यात्रा वास्तव में अधूरा रह जाएगा। अर्थात जैसे गंगा यमुना वैसे विजयनगर बहमनी, जैसे सुख दुख वैसे विजयनगर बहमनी, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। और जब हम लोग बहमनी राज्य का अध्ययन करते हैं तो बहमनी राज्य की जगह हम लोग बहमनी साम्राज्य शब्दावली का प्रयोग करते हैं। नहीं, बहमनी राज्य की जगह हम लोग बहमनी साम्राज्य शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अब साम्राज्य कहने का मतलब क्या है? साम्राज्य कहने का मतलब यह है कि कोई क्षेत्र, कोई राज्य जिसकी सीमाएं एक तट से लेकर के दूसरे तट तक देखने को मिले। अर्थात इधर अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, दोनों सीमाओं को टच करें। भारत के संदर्भ में इस प्रकार की बात, जो अपना मूल क्षेत्र है, साम्राज्य विस्तार के क्रम में हम उस मूल क्षेत्र से और काफी ज्यादा अन्य क्षेत्रों का अधिग्रहण, अन्य राज्यों का अधिग्रहण करते हुए, साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए अपने राज्य को साम्राज्य में तब्दील कर देना, बहुत सारे राज्य राजवंशों को जीत लेना। भाई हम लोग अलाउद्दीन हसन बहमन शाह से इस यात्रा की शुरुआत की है, और अभी तक यह बात हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों ही तटों को बहमनी राज्य के द्वारा टच किया जा रहा हो किसी सुल्तान के समय काल में। अर्थात अभी तक जितने भी सुल्तानों को हमने देखा, ऐसा कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि बहमनी राज्य की सीमा पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी को टच कर रही हो। हमने शुरुआत किया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की यात्रा को देवगिरी से, अर्थात दौलताबाद से शुरू किया। फिर यहां पे ताजपोशी हुई, फिर पहली राजधानी बना लिया उसने गुलबर्गा में। गुलबर्गा कुछ यहां पे पड़ेगा, कुछ गुलबर्गा यहां पे पड़ेगा, कुछ नहीं। फिर कुछ समय के बाद गुलबर्गा राजधानी परिवर्तन होता है और कुछ यहाँ पे बीदर है, यहाँ पे पहुंच जाता है। ये वाला पूरा एरिया, यह मालवा का एरिया कह लीजिए, ये बरार का एरिया कह लीजिए, खान देश वाला एरिया कह लीजिए, ये आसपास का यह वारंगल का एरिया कह लीजिए, वारंगल का एरिया कह लीजिए, ये उड़ीसा का एरिया कह लीजिए, उड़ीसा वाला एरिया नहीं। लेकिन पहली बार जब महमूद गवा प्रधानमंत्री होता है, महमूद गवा जब मोहम्मद शाह तृतीय ने अपना प्रधानमंत्री बनाया, मोहम्मद शाह तृतीय ने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ। प्रतिशासक परिषद के सदस्य के रूप में भी यह काम कर चुका था, तो इसको बहमनी राज्य की जो भी कुछ राजनीतिक कठिनाइयां हैं वह सारा का सारा कुछ पहले से पता था, समस्याओं की जानकारी थी और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी थी, महत्वाकांक्षी भी था। तो जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है, वजीर बनता है, प्रधानमंत्री का मतलब है वैसे वास्तव में वकील, ठीक है, वकील।
जैसे ही बनता है उसके बाद न सिर्फ अब आंतरिक समस्या क्या है, आंतरिक समस्या है अफाकी दखनी के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो षड्यंत्र चल रहा है, मनमुटाव है, उसको समझौता करा करके रखना कि भाई जब तक मैं हूं तब तक शांत बने रहिए। अफाकियों की ओर से अब लीडर कौन है भाई? महमूद गमा भी विदेशी है, ईरानी ही है ना। एक व्यापारी के रूप में वह भारत आया हुआ था, मलिक उत तुज्जार उसकी उपाधि थी। अपनी काबिलियत के वजह से बहमनी राज्य में क्रमशः सीढ़ी चढ़ते चढ़ते प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गया। उसको सारी कठिनाइयों की जानकारी है। आंतरिक समस्या क्या है बहमनियों की? तो बहमनियों की जो आंतरिक समस्या है वह है ये जो अफाकी दखनियों की लड़ाई है, संघर्ष है, उसको दबा करके रखना। उसने समझौता करा दिया, शांति से बने रहिए जब तक मैं हूं। अब खुल करके वह संघर्ष नहीं हो रहा है, लेकिन दबे स्वर में अंदर ही अंदर हो रहा है। और दखनी ज्यादा परेशान है, दक्षिणी ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है दक्षिणी ज्यादा? क्योंकि अफाकियों का लीडर भी है महमूद गवां। महमूद गवां जो है वह अफाकियों का लीडर भी है। अफाकी मतलब विदेशी, ईरानी, और प्रधानमंत्री पद पर है। इसका मतलब दखनियों की दाल गल नहीं रही है। नहीं, दखनी शक्ति के मामले में कमजोर स्थिति में है। नए जो आगंतुक हैं, आमंत्रित हैं अफाकी, दखनी अंदर ही अंदर हिलोरे ले रहे हैं कि मौका मिले, मौका मिले महमूद गवां को भी निपटा दिया जाए, अफाकियों को भी निपटा दिया जाए। लेकिन खुल करके यह अब महमूद गवां के काल में संघर्ष नहीं आ रहा है, लेकिन दबे स्वर में प्रयास तो हो ही रहा है। महमूद गवां ने उड़ीसा का अभियान किया, उड़ीसा को जीत लिया। यह उड़ीसा अभियान के अंतर्गत यह राजमुंदरी का क्षेत्र रहा, समुद्र तटीय क्षेत्र, उसको साम्राज्य का अंग बना लिया। मतलब बहमनी राज्य अब साम्राज्य में तब्दील हो रहा है। महमूद गवां के शासनकाल में, शासनकाल अर्थात इसके काल प्रधानमंत्रित्व काल में, अब यह जो बहमनी राज्य है ना, वह अरब सागर से लेकर के यहां पूरा बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पे यह जो गोवा का क्षेत्र है, यह दाभोल का क्षेत्र है ना, गोवा और दाभोल पश्चिमी तट पर, गोवा और दाभोल पश्चिमी तट के सबसे प्रमुख बंदरगाह थे। गोवा और दाभोल, और गोवा और दाभोल दोनों पर ही जब महमूद गवां प्रधानमंत्री बनता है, विजयनगर साम्राज्य का नियंत्रण था। गोवा और दाभोल बंदरगाह क्षेत्र रहे हैं, सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट के इस काल में। और विजयनगर के नियंत्रण में थे। लेकिन महमूद गवां ने गोवा दाभोल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और जब नियंत्रण स्थापित कर लिया तो समझ सकते हैं कि पूरा समुद्र का रास्ता इनके लिए खुल गया है व्यापार कार्य करने के उद्देश्य से। तो निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि भी तो हो रही है, व्यापार बढ़ रहा है, आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, क्षेत्र बढ़ रहा है, राजस्व ज्यादा बढ़ करके आ रहा है। अरब सागर टच कर गई ये सीमा पूरी तरह से। आर्थिक समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा है, आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। इधर उड़ीसा का अभियान हो रहा है, गजपतियों का शासन है, उनको परास्त किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश क्षेत्र में राजमुंदरी का क्षेत्र इनके नियंत्रण में आ चुका है। नहीं, यह जो बंगाल की खाड़ी है यहां तक पूरा टच कर रहा है सीमा इनका, अर्थात राज्य जो है अब साम्राज्य में तब्दील हो चुका है। तेलंगाना उनके नियंत्रण में है, वारंगल उनके नियंत्रण में है। और जब इतना कुछ नियंत्रण हो चुका है तो महमूद गवां के प्रयासों से न सिर्फ आंतरिक शांति स्थापित हुई कुछ ही समय के लिए, लेकिन हुई, और उस आंतरिक शांति अर्थात अफाकी दखनी का संघर्ष अभी दबा करके रखा है महमूद गवां ने। इसके बिहाफ पर वह दूर दराज के क्षेत्रों में
अपनी सेना भेज रहा है, सेना जीत रही है, राज्य साम्राज्य में तब्दील हो रहा है, बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक साम्राज्य बन चुका है। इससे महमूद गवाह की महत्वाकांक्षा और बढ़ती है कि सफलता लगातार प्राप्त हो रही है। राजा जो है मोहम्मद शाह तृतीय, यह भी खुश है, लेकिन कुछ दक्षिणी हैं जो कि सफलता पचा नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद शाह तृतीय के कान भर रहे हैं कि महाराज महमूद गवाह को थोड़ा सा दबा करके रखिए, महमूद गवाह को थोड़ा सा दबा करके रखिए, इसके हाथ पैर में पंख लग रहे हैं। ठीक है भाई, विजय चारों ओर प्राप्त हो रही है। मोहम्मद शाह तृतीय जो थे, मोहम्मद शाह तृतीय ने एक तंजौर का अभियान किया। तंजौर, यहां पे तंजौर, ये तंजौर तमिलनाडु क्षेत्र में तंजौर, विजयनगर के नियंत्रण में, विजयनगर के नियंत्रण में तंजौर अभियान किया। जब विजयनगर के नियंत्रण स्थित जो तंजौर है वहां का अभियान किया, हालांकि बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुई, और जैसे ही वापस मोहम्मद शाह तृतीय महमूद गवाह को साथ ले गया था, तंजौर अभियान से जैसे ही वापस आता है तब तक यहां पे दरबार में षड्यंत्र हो चुका था। समझिएगा, बहुत काम की बात है, दरबार में षड्यंत्र हो चुका था। दरबार में दक्षिणियों ने अफाकियों के खिलाफ या महमूद गवाह के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया था। अब षड्यंत्र क्या है कि महाराज महमूद गवाह ने, जो कि आपके साथ गया हुआ था, एक योजनाबद्ध तरीके से जो संभवतः कपिलेंद्र था, उड़ीसा का राजा, गजपति राजा, उसको एक पत्र लिखा था कि जब मैं और सुल्तान राजधानी बीदर से दूर तंजौर अभियान पे जाएंगे, उस समय तुम अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिल करके राजधानी पर आक्रमण कर देना और विजित कर लेना। सेना भी कम रहेगी, न के बराबर रहेगी, राजा और प्रधानमंत्री भी, सेनापति भी विजयनगर के खिलाफ तंजौर युद्ध में है, दूर है राजधानी से। दक्षिणियों ने यह षड्यंत्र रच दिया, एक फर्जी जाली महमूद गवाह के नाम से पत्र लिख करके। जैसे ही सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय आते हैं तंजौर अभियान से, दरबार लगता है अगले दिन, और अगले दिन दक्षिणियों ने सुल्तान के सामने वह पत्र, जाली जो पत्र था, वह प्रस्तुत कर दिया कि महाराज आपके गैर हाजिरी में इवन प्रधानमंत्री महमूद गवाह भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक षड्यंत्र बहमनियों के खिलाफ रचा हुआ था, और इसका प्रमाण यह पत्र है महमूद गवाह ने जो गजपति शासक को लिखा हुआ था कि बहमनियों का अस्तित्व ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन्होंने पूरी प्लानिंग बना दिया था, इनकी महत्वाकांक्षा, महाराज हम दक्षिणी आपके निष्ठावान रहे हैं, और हम लोग पहले से आपको सचेत करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखिए वजीर साहब पर। देखिए इन्होंने क्या कुकृत्य किया हुआ है। अब जैसे ही वह इन्होंने पत्र देखा, मोहम्मद शाह तृतीय, इन्होंने ही प्रधानमंत्री उसकी योग्यता पर नियुक्त किया हुआ था महमूद गवाह को, पत्र देखा, पत्र पढ़ा, इनको विश्वास हो गया कि महमूद गवाह गलत है, उसकी महत्वाकांक्षा अतिशय हो गई हैं, और वह हमारा ही ताज सिंहासन छीनने की स्थिति में बहमनियों को सत्ता से बेदखल कराने के लिए गजपतियों के साथ, उड़ीसा के राजा गजपतियों के साथ मिल चुका है। मृत्युदंड का आदेश हुआ, मृत्युदंड दे दिया गया, अर्थात 1482 में मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु हो रही है, और 1482 के ठीक एक वर्ष पहले